वार्म वेलकम टू दिस सुपर स्पेशल सेशन। डिड यू नो कि इंडिया में एक बिल को लॉ बनने से रोकने के लिए बस 6 महीने की देरी ही काफी है। और पता है क्या, कभी कभी जब लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल अग्री नहीं करते तो प्रेसिडेंट उन्हें एक साथ एक बड़े से रूम में बिठा देते हैं, बिल्कुल जैसे स्कूल में दो लड़ते हुए दोस्तों को प्रिंसिपल के सामने बिठा देते हैं। हाउ कूल इज दैट। आज हम इंडियन पार्लियामेंट की इसी कॉम्प्लेक्स लेकिन एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मतलब फॉरन हिट दैट सब्सक्राइब बटन विद फुल जोश, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि कोई सेशन मिस ना हो, और नीचे कमेंट करके बताओ आई एम रेडी। चलो लेट्स सी दैट एनर्जी। ऑसम। तो ये रहा आज का हमारा लर्निंग मैप। हम इंडियन पॉलिटी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे बनती हैं और उनका आज क्या स्टेटस है। फिर हम राज्यसभा के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनेंगे, कैसे वो एक यूजलेस स्टेपनी टायर से एक सुपर पावरफुल बॉडी बन गई। उसके बाद हम पार्लियामेंट के जॉइंट सेशंस के रूल्स को डिकोड करेंगे, ये कब हो सकते हैं और कब बिल्कुल नहीं। और फिर दोस्त, हम पार्लियामेंट की सुपर टीम्स यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज की दुनिया में एक डीप डाइव करेंगे। हम उनका स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कमिटीज का रोल, डीआरएससीज एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑन देयर टोज रखती हैं, एस्टिमेट्स कमेटी का क्या काम है, और आखिर में गवर्नमेंट के हर एक खर्च पर नजर रखने वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी की पावर को समझेंगे। रेडी हो? तो लेट्स अनपैक दिस। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 2021। Explain the constitutional provisions under which legislative councils are established. Review the working and current status of legislative councils with suitable illustrations. Broad micro theme. Constitutional provisions for establishing legislative councils and their current functioning. तो दोस्त, जैसे कंट्री के लिए पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही कुछ स्टेट्स के पास भी दो हाउसेज रखने का ऑप्शन होता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो हर स्टेट में होती है, और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे आप एक तरह से स्टेट लेवल हाउस ऑफ एल्डर्स समझ सकते हो। एग्जैक्टली और इसको आसान बनाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सोचो, लेजिस्लेटिव असेंबली ने जल्दबाजी में गलत लॉ पास कर दिया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। वो गाड़ी को हमेशा के लिए रोक नहीं सकती, लेकिन उसे स्लो डाउन जरूर कर देती है, ताकि ड्राइवर यानी लॉ मेकर्स को दोबारा सोचने का टाइम मिल जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो। इट्स अ चेंबर फॉर सेकंड थॉट। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक एनालॉजी। ओके चलो, अब इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये बताना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और आर्टिकल 168 को मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन देता है। ये स्टेज सेट कर देगा। करेक्ट। अब आते हैं आंसर के बॉडी पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ आर्टिकल 168 तो ठीक है, लेकिन सबसे क्रूशियल है आर्टिकल 169। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी स्टेट में काउंसिल बना सकती है या अबॉलिश कर सकती है, लेकिन तभी जब उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटीज है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर आता है आर्टिकल 171, जो कंपोजिशन बताता है टोटल मेंबर्स असेंबली के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, और इसका कंपोजिशन बड़ा यूनिक है। 1/3 लोकल बॉडीज से इलेक्ट होते हैं, 1/12 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से, 1/12 टीचर से, 1/3 एमएलएस खुद इलेक्ट करते हैं, और बचे हुए 6 को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अमेजिंग डिटेल। तो दूसरा सब सेगमेंट है करंट स्टेटस एंड वर्किंग। अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। ये फैक्ट मेंशन करना अच्छा है कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने इन्हें बनाने का रेजोल्यूशन पास किया है, और उनकी पावर्स वो काफी लिमिटेड हैं। एक मनी बिल को सिर्फ 14 दिन और एक ऑर्डिनरी बिल को आई थिंक मैक्सिमम 4 महीने तक डिले कर सकती हैं। पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना। तो उनका मेन रोल जल्दबाजी में लेजिस्लेशन को रोकना है, पावर सेंटर बनना नहीं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट है चैलेंजेस एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। यहां आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस दिखाते हो, जैसे महाराष्ट्र का 2019 से 2024 का केस स्टडी। स्पीकर की पोस्ट 1 साल से ज्यादा खाली थी, 3 सीएम बदले, और 70% बिल्स 5 दिन में पास हो गए। इससे साफ पता चलता है कि डेलिब्रेशन के लिए स्कोप ही नहीं बचा। और हाँ, ये भी मेंशन करना कि आंध्र प्रदेश ने 2020 में इसे अबॉलिश करने का रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहकर कि ये काम में रुकावट डाल रही है। और वो फेमस क्रिटिसिज्म तो जरूर लिखना है कि ये काउंसिल्स अक्सर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर डिफीटेड पॉलिटिशियंस बन जाती हैं। बिल्कुल ब्रिलियंट। फाइनली कंक्लूजन में एक बैलेंस बनाना है। आप कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल का पॉजिटिव एग्जांपल दे सकते हो, जिसने एजुकेशन और लोकल गवर्नेंस बिल्स को रिफाइन करने में अच्छा रोल निभाया। तो वे फॉरवर्ड है रिफॉर्म्स, ताकि ये काउंसिल्स एक इफेक्टिव चेंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बने, न कि गवर्नेंस में रुकावट। परफेक्ट। चलो अब इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। पहला आंसर स्ट्रक्चर पर। इंट्रोडक्शन को इंपैक्टफुल बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल सबसे बेस्ट है शुरू करने के लिए? मेरे हिसाब से आर्टिकल 169 सबसे इंपैक्टफुल है, क्योंकि वो क्रिएशन और एबोलिशन की कोर पावर से डील करता है। असली एक्शन वहीं से शुरू होता है, समझे? एक्सीलेंट। दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन, आर्टिकल 171 के कंपोजिशन वाले पार्ट को मैक्सिमम मार्क्स के लिए कैसे प्रेजेंट करें? बेस्ट तरीका है कि आर्टिकल 171 मेंशन करके बुलेट पॉइंट्स या एक सिंपल फ्लो चार्ट यूज करें।
फ्रैक्शंस को जैसे 1/3, 1/12 को क्लियरली लिखना, विजुअल क्लैरिटी से एग्जामिनर को सब आसानी से समझ आ जाता है। स्मार्ट। तीसरी चीज, रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डिफीटेड पॉलिटिशियंस वाली क्रिटिसिज्म को आंसर में यूज करना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। इस फ्रेज को चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म सब हेडिंग के अंडर यूज करने से आपके आंसर में क्रिटिकल डेप्थ आती है। पता चलता है कि आपने दोनों साइड देखी हैं। ग्रेट। अब आते हैं कंटेंट पर। चौथा सवाल, महाराष्ट्र का केस स्टडी आखिर क्या हाईलाइट करता है? वो ये हाईलाइट करता है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की इफेक्टिवनेस को बिल्कुल कम कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनाकर रख सकते हैं। बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली। पांचवा सवाल, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी बिल को सिर्फ डिले क्यों कर सकती है, परमानेंटली रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके विल को आखिर में सुप्रीम माना जाता है। काउंसिल सलाह दे सकती है, डिले कर सकती है, लेकिन लोगों के डायरेक्ट मैंडेट को ओवररूल नहीं कर सकती। परफेक्ट। और आखिरी सवाल, इस काउंसिल के मिक्स कॉम्पोजिशन के पीछे कोर फिलॉसफी क्या है? कोर फिलॉसफी है एक हाउस ऑफ एक्सपर्टीज और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्रिएट करना। इसका डिजाइन लोकल बॉडीज से ग्रास रूट्स एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट्स और टीचर से एकेडमिक इंसाइट, एमएलए से पॉलिटिकल अनुभव और गवर्नर के नॉमिनी से स्पेशल नॉलेज को एक साथ लाता है। गोल सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकिंग को एनरिच करना है। ग्रेट डिस्कशन। चलो अब पॉज करके इसके कॉम्पोजिशन के फ्रैक्शंस को रिपीट करो। गो ऑन, ट्राई करो। 1/3 बाय लोकल बॉडीज, 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, 1/12 बाय टीचर्स। इसको रिहर्स करो ताकि मेमोरी में लॉक हो जाए। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपर्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है और जल्दबाजी में बने लॉज पर एक चेक। लेकिन इनकी असली यूटिलिटी और पॉलिटिकल रेलेवेंस पर हमेशा डिबेट चलती रहती है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पावर हाउस टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन 2020, Rajya has been transformed from a useless stepney tire to the most useful supportive organ in the past few decades. Highlight the factors as well as areas in which this transformation could be visible. Broad macro theme: the transformation of Rajya Sabha into an essential organ of Indian democracy. तो अब हम स्टेट लेवल हाउस ऑफ एल्डर्स से नेशनल लेवल पर आते हैं राज्यसभा। एक टाइम था जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसे यूजलेस स्टेपनी टायर कहा था, लेकिन दोस्त पिछले कुछ डेकेड्स में इसकी इमेज बिल्कुल बदल गई है। चलो देखते हैं कैसे। प्रिसाइसली। एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए बस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल के बारे में सोचो। इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म राज्यसभा के कोऑपरेशन और डिलिबरेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। यही एक एग्जांपल दिखाता है कि राज्यसभा अब सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं बल्कि गवर्नेंस के खेल में एक क्रूशियल प्लेयर है। एक्सीलेंट पॉइंट। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? इंट्रोडक्शन में डॉक्टर अंबेडकर के फेमस कोट से शुरू करना चाहिए, एक पावरफुल हुक के लिए। फिर आप एक्सप्लेन करो कि यूजलेस होने के बजाय राज्यसभा अब डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, फेडरल रिप्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट की मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज को चेक करने के लिए एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म बन गई है। राइट। बॉडी के लिए क्वेश्चन नहीं, हमें स्ट्रक्चर दे दिया है। फैक्टर्स और एरियाज। दो पहली हेडिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम 3 की पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक, एनहांस्ड लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस। यहाँ डेटा यूज करने से पॉइंट स्ट्रांग होता है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर राज्यसभा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 घंटे की डिबेट हुई, या बजट सेशन 2025 में 14 बिल्स पास किए। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है। ग्रेट। दूसरा फैक्टर है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। राज्यसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पास करने में लोकसभा के बराबर पावर है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इम्पीचमेंट में और सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को हटाने में इसका रोल बहुत क्रूशियल है। ये मामूली पावर्स नहीं है। और तीसरा फैक्टर है इसका फेडरल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा स्टेट्स को नेशनल लेवल पर अपनी आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म देती हैं, और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो आर्ट्स, साइंस जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिससे डिबेट्स की क्वालिटी बढ़ती है। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है। परफेक्ट। अब बॉडी के दूसरे पार्ट पर आते हैं, एरियाज ऑफ विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला एरिया है लेजिस्लेटिव डेलिबरेशंस। राज्यसभा में अक्सर क्रूशियल बिल्स पर ज्यादा गहरी और बेहतर क्वालिटी की डिस्कशंस होती हैं। दूसरा एरिया है फाइनेंशियल मैटर्स। हाँ, ये मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़े फाइनेंशियल बिल्स को अच्छे से स्क्रूटिनाइज करती है और बजटरी एलोकेशंस का डिटेल एग्जामिनेशन करती है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है फेडरल बैलेंस। राज्यसभा लोकसभा के पॉसिबल मेजॉरिटेरियनिज्म पर एक चेक रखती है, जहां उस दिन की गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है। ये ऑपोजिशन को गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म देती है, और ये नेशनल पॉलिसीज में रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। कंक्लूजन के लिए आप जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का एग्जांपल देकर इसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी को हाईलाइट कर सकते हो और जोर देकर कह सकते हो कि इसने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया है। फैंटास्टिक ब्रेकडाउन। चलो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। पहला, स्ट्रक्चर पर आंसर को फैक्टर्स और एरियाज में डिवाइड करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है, हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज एरियाज। अपने आंसर को ऐसे स्ट्रक्चर करके आप सीधे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हो। एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान हो जाता है। उस करने का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? ये एक पावरफुल नैरेटिव हुक बनाता है। ये एक तब वर्सेस अब का कंपैरिजन सेट करता है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन की थीम शुरू से ही एस्टैब्लिश हो जाती है। ब्रिलियंट। तीसरी सवाल, 17 आवर डिबेट या 14 बिल्स पास्ड जैसा डेटा यूज करने से मार्क्स में कैसे हेल्प मिलती है? ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को एविडेंस बेस्ड और क्रेडिबल बनाता है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि राज्यसभा बहुत डिबेट करती है, आप एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे हो। फैक्ट्स हमेशा ओपिनियन से ज्यादा स्कोर करते हैं, याद रखना। गॉट इट। अब कंटेंट पर। चौथा सवाल,
सिंपल शब्दों में राज्यसभा फेडरल बैलेंस कैसे मेंटेन करती है? क्योंकि इसके मेंबर स्टेट्स के एमएलएस द्वारा चुने जाते हैं, वो अपने स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ये श्योर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी लॉज आसानी से पास नहीं कर सकती जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को इग्नोर या हार्म करें। ये स्टेट्स की आवाज है। क्लियर। पांचवा कंटेंट क्वेश्चन, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि वो डिस्कशंस में एक नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव लाते हैं। जब एक साइंटिस्ट या एक आर्टिस्ट या एक इकोनॉमिस्ट अपने फील्ड से जुड़े बिल पर बोलता है तो वो पूरी डिबेट की क्वालिटी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठा देता है। आखिरी सवाल, इफ आंसर के कंक्लूजन को सच में मेमोरेबल कैसे बनाएं? जीएसटी जैसे एक वेल नोन हाई इंपैक्ट एग्जाम्पल का यूज करके। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में सब जानते हैं और ये राज्यसभा के क्रूशल कोलैबोरेटिव रोल को मॉडर्न इंडिया में अच्छे से दिखाता है। ये थियरी को रियल वर्ल्ड इवेंट से जोड़ता है। ऑसम। चलो अब इस पावरफुल लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ रिहर्स करो। द राज्यसभा acts as a check on majoritarianism through bicameral review. Say it out loud. मिनी रिकैप। तो इन शॉर्ट, राज्यसभा अब एक स्पेयर टायर नहीं बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी की गाड़ी का एक इसेंशियल स्टीयरिंग बैलेंसिंग व्हील बन चुकी है। All right. चलो अब पार्लियामेंट के एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2017. The Indian Constitution has provisions for holding joint sessions of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reasons thereof. Broad micro theme, the constitutional mechanism of joint sittings to resolve parliamentary deadlocks. तो क्या होता है जब लोकसभा और राज्यसभा एक बिल पर आए, एकदम डेडलॉक में आ जाते हैं और अग्री करने से मना कर देते हैं? तब प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 के अंडर दोनों हाउसेस एक साथ एक हॉल में बैठकर बिल पर वोट करते हैं। क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स हैं, यूजुअली उनका एडवांटेज रहता है। और पता है क्या फैसिनेटिंग है? ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है। लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स के लिए 1950 से अब तक जॉइंट सेशन सिर्फ 3 बार हुआ है। पहला 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए हुआ था। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म लॉ भी एक पार्लियामेंट्री डेडलॉक में फंस गया था। एग्जैक्टली। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन में आपको आर्टिकल 808 से शुरू करना ही है। मेंशन करो कि ये दो हाउसेस के बीच डेडलॉक्स को रिजॉल्व करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। थोड़ी एक्स्ट्रा डेप्थ के लिए आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ये आइडिया यूके के पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911 से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। बॉडी के लिए हम इसे 2 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसा क्वेश्चन में पूछा है। पहला पार्ट है ओकेजन्स व्हेन जॉइंट सेशंस कैन बी हेल्ड। इसमें 3 मेन सिचुएशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स। ये 3 स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। 1, जब एक हाउस से पास बिल दूसरा हाउस रिजेक्ट कर दे। 2, जब दोनों हाउसेस बिल के अमेंडमेंट्स पर डिसएग्री करें। या 3, जब 6 महीने से ज्यादा हो जाएं और दूसरे हाउस ने बिल पास ना किया हो। ठीक है। दूसरा ओकेजन है स्पेशल एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट। ये लॉज पास करने के लिए नहीं, बल्कि जब प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एक साथ एड्रेस करते हैं। ये हर जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन की शुरुआत में होता है और हर साल के पहले सेशन के शुरू में, जैसे बजट सेशन के टाइम। और तीसरा पॉइंट जो आपको जरूर इंक्लूड करना है वो है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस। आपको उन 3 स्पेसिफिक बिल्स का नाम मेंशन करना है जिनके लिए जॉइंट सेशन हुआ था। द डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978 और द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। इन तीनों को याद रखना क्रूशियल है। ओके, अब बॉडी के दूसरे पार्ट पर आते हैं। ओकेजन्स व्हेन जॉइंट सेशंस कैन नॉट बी हेल्ड। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। इसका रीजन सिंपल और गहरा है। आर्टिकल 368 के तहत ऐसे बिल्स को हर हाउस से अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना जरूरी है। आप एक हाउस को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए। दूसरा, मनी बिल्स। यहाँ रीजन आर्टिकल 109 में है। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस यानी लोकसभा को फाइनेंशियल मैटर्स में आखिरी शब्द देता है। राज्यसभा मनी बिल पर सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है और उसे 14 दिन में वापस करना होता है। रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती। इसलिए डेडलॉक का तो सवाल ही नहीं उठता। और कंक्लूजन में क्या लिखना है? आप ये कहकर कंक्लूड कर सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जॉइंट सेशन जैसे अमेंडेड डेडलॉक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत के बीच बहुत अच्छे से बैलेंस बनाता है। आप नवंबर 2024 के 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे का जिक्र भी कर सकते हो, जहां दोनों हाउसेस साथ आए थे, पर लेजिस्लेशन के लिए नहीं, कॉमेमोरेशन के लिए। एक्सीलेंट स्ट्रक्चर। चलो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। पहला स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, ओकेजन्स व्हेन इट कैन हैपन और व्हेन इट कैन नॉट के लिए अलग अलग हेडिंग्स यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स में क्लियरली डिवाइडेड है। क्लियर हेडिंग्स यूज करने से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है और हर पार्ट को सिस्टमैटिकली एड्रेस कर रहे हो। आंसर साफ सुथरा लगता है। परफेक्ट। दूसरा, 3 हिस्टोरिकल एग्जांपल्स को कहां मेंशन करना चाहिए? उन्हें पहले पार्ट ओकेजन्स व्हेन जॉइंट सेशंस कैन बी हेल्ड के अंडर मेंशन करना चाहिए। वो लेजिस्लेटिव डेडलॉक सिनेरियो के लिए कॉन्क्रीट प्रूफ और इलस्ट्रेशंस का काम करते हैं। गुड प्लेसमेंट। तीसरा सवाल, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 108 मेंशन करना कंपलसरी है क्या? हाँ, 100% कंपलसरी। आर्टिकल 108 ही जॉइंट सेशंस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। इसके बिना आंसर अधूरा है। ये टॉपिक का कोर है। बिल्कुल। अब कंटेंट पर। चौथा सवाल, सिंपल शब्दों में मनी बिल के लिए जॉइंट सेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसे के मामले में आखिरी अथॉरिटी उस हाउस को दी गई है जिसे लोगों ने सीधे चुना है, यानी लोकसभा। सीधा सा प्रिंसिपल है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्रिस्टल क्लियर। पांचवा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए अलग से पास करने का इतना सख्त नियम क्यों है?
ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एक पार्टी आसानी से ना बदल सके, जिसके पास लोकसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो। ये इंश्योर करता है कि देश के फंडामेंटल लॉ में किसी भी बदलाव के लिए हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द स्टेट्स दोनों की आम ब्रॉड एग्रीमेंट हो। ये एक क्रूशियल चेक एंड बैलेंस है। आखिरी सवाल, जॉइंट सेशंस का इतना रेयर होना सिर्फ 3 बार हमारे पार्लियामेंट के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद दोनों हाउसेज ने ज्यादातर अपने मतभेदों को डिबेट, नेगोशिएशन और कमिटीज के जरिए सुलझा लिया है। जॉइंट सेशन सच में एक आखिरी उपाय है, एक इमरजेंसी टूल, ना कि रेगुलर प्रैक्टिस। ग्रेट जॉब। चलो अब उन 3 बिल्स के नाम प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करो और मेरे साथ बोलो। डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। कम ऑन। मैंने रिकैप, सिंपली पुट, जॉइंट सेशन एक इमरजेंसी टूल है लेजिस्लेटिव डेडलॉक तोड़ने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और मनी रिलेटेड बिल्स इसके स्कोप से बाहर है। ओके टीम, चलो अब पार्लियामेंट के इंजन रूम में डीप डाइव करते हैं। Question 2023. Explain the structure of the parliamentary committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalization of Indian parliament? Broad micro theme: the structure and role of parliamentary committees with a focus on financial committees. पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम होता है। बिल्स डिस्कस करना, बजट्स को अच्छे से चेक करना, नेशनल इश्यूज पर डिबेट करना। ये सारा काम में हाउस में सैकड़ों मेंबर्स के साथ एक बार में नहीं हो सकता, केओस हो जाएगा। इसीलिए काम को छोटे स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं। इन्हें आप पार्लियामेंट की मिनी पार्लियामेंट्स या एक्सपर्ट टीम्स भी कह सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। सोचो एक स्कूल प्रोजेक्ट 200 स्टूडेंट्स की क्लास को दिया गया। अगर सब एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ केओस होगा, लेकिन अगर आप उन्हें 10-10 के छोटे ग्रुप्स में बांट दो तो काम अच्छे से और डिटेल में होगा। कमिटीज पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल यही काम करती हैं। वो ऑर्डर और एक्सपर्टीज लाती हैं। परफेक्ट। चलो आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज को एज अ लेजिस्लेचर के सबसेट्स के रूप में डिफाइन करना चाहिए, जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैंडल करती हैं, जिससे एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी श्योर होती है। राइट। बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। इस स्ट्रक्चर को आप 3 अलग-अलग क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर समझा सकते हो। पहला, बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट। इसमें स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो परमानेंट होती हैं और हर साल बनती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और एडहॉक कमिटीज जो टेम्पररी होती हैं और किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनती हैं। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शंस। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें आती है फाइनेंशियल कमिटीज, फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज या DRSCs जो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज को देखती हैं, हाउसकीपिंग कमिटीज और इंक्वायरी कमिटीज। और तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मेंबरशिप। इसमें जॉइंट कमिटीज हैं जिसमें दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, और हाउस स्पेसिफिक कमिटीज जिसमें सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। एग्जैक्टली। अब बॉडी के दूसरे और ज्यादा एनालिटिकल पार्ट पर आते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज इन पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पहले तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्लियामेंट को एक स्ट्रॉन्ग, रूल बेस्ड और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाना जो अच्छे से एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रख सके। तो फाइनेंशियल कमिटीज ने कैसे हेल्प की है? हम 5 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। 1, एनहांस्ड फाइनेंशियल ओवरसाइट। कमिटीज जैसे PAC, CAG रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती हैं। 2, स्ट्रेंथन्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल थ्रू रेगुलर स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल एक्सपर्टीज लाना। ये कमिटीज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैटर्स को डिटेल में एग्जामिन करने का फोरम देती हैं। चौथा, बाईपार्टिजन फंक्शनिंग को प्रमोट करना। मीडिया की नजर से दूर इन छोटी कमिटीज में MPs अक्सर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं। और 5वां, कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रांसपेरेंसी। इन कमिटीज की रिपोर्ट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ती है। और कंक्लूजन के लिए आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल कमिटीज ने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को बहुत मजबूत किया है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि इनकी रिकमेंडेशंस आमतौर पर गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। वे फॉरवर्ड है उनका रिसर्च सपोर्ट बढ़ाना और ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट उनकी रिकमेंडेशंस पर टाइम से एक्शन ले। एक्सीलेंट। चलो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। पहला, स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर वाले पार्ट को प्रेजेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप का यूज करना, हेडिंग्स जैसे बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट, बेस्ड ऑन फंक्शंस के अंडर बहुत इफेक्टिव होता है। ये विजुअली अपीलिंग होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक झटके में समझा देता है। ग्रेट टिप। दूसरा सवाल, क्वेश्चन पूछता है हाउ फार हैव दे हेल्प्ड। ये फ्रेज आपके आंसर के टोन को कैसे गाइड करना चाहिए? ये फ्रेज एक इवैल्यूएशन मांग रहा है। मतलब आपको सिर्फ कमिटीज की तारीफ नहीं करनी है, आपको उनकी सक्सेसेस और उनकी लिमिटेशंस जैसे नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस दोनों को डिस्कस करना होगा ताकि एक बैलेंस्ड आंसर मिले। समझा। तीसरे सवाल, टर्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट को कहां डिफाइन करना चाहिए? इसे आपको आंसर के दूसरे पार्ट की शुरुआत में ही डिफाइन कर देना चाहिए। इससे पहले कि आप फाइनेंशियल कमिटीज का रोल एक्सप्लेन करना शुरू करें, ये कॉन्सेप्ट को शुरू से ही क्लियर कर देता है। मेक सेंस। अब कंटेंट पर। चौथा सवाल, PAC और CAG के बीच फंडामेंटल रिलेशनशिप क्या है? CAG वो ऑडिटर है जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करता है। PAC वो पार्लियामेंट्री बॉडी है जो CAG की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट से सवाल करती है। इसीलिए CAG को अक्सर PAC का फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड कहा जाता है। परफेक्ट एनालॉजी। पांचवा सवाल, मुरली मनोहर जोशी जैसे MPs का नाम मेंशन करना क्यों फायदेमंद है? ये प्रोसेस को ह्यूमनाइज करता है। ये दिखाता है कि ये कमिटीज सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट बॉडीज नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स अहम योगदान दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों। ग्रेट पॉइंट। आखिरी सवाल, कमिटीज में बायपार्टिजन फंक्शनिंग कैसे पॉसिबल है जब में हाउस में इतनी लड़ाई होती है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कमिटी मीटिंग्स छोटी, बंद दरवाजे के पीछे होती हैं, टीवी कैमरास से दूर।
ये माहौल एमपीज को इश्यूज को उनके मेरिट्स पर डिस्कस करने के लिए एंकरेज करता है, ना कि अपनी पॉलिटिकल गैलरीज के लिए खेलने के लिए। एक्सेलेंट डिस्कशन। चलो अब 3 में फाइनेंशियल कमिटीज के नाम प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलो। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। गो फॉर इट। मिनी रिकैप। बेसिकली कमिटीज पार्लियामेंट का मैसिव वर्कलोड मैनेज करती हैं और फाइनेंशियल कमिटीज खासतौर पर गवर्नमेंट के वॉलेट पर सख्त नजर रखती हैं, जिससे पार्लियामेंट एक मजबूत इंस्टीट्यूशन बनती है। चलो अब एक बहुत ही स्पेसिफिक और पावरफुल टाइप की कमिटी पर जूम इन करते हैं। क्वेश्चन 2021। डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज एंड इंस्पायर रेफरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल? Evaluate the working of such committees with suitable examples. Broad micro theme. The role and effectiveness of DRSCs in ensuring administrative accountability. तो अब हम बात करें DRSCs की। टोटल 24 हैं और हर कमिटी एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के काम को ओवरसी करती है। मतलब हेल्थ के लिए अलग कमिटी, डिफेंस के लिए अलग, होम अफेयर्स के लिए अलग एंड सो ऑन। इनका मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को अलर्ट और अकाउंटेबल रखना। बिल्कुल, और यहाँ एक रियल लाइफ सिनेरियो है। मान लो रेलवे एक्सीडेंट्स में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज फॉरेन रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को बुलाएगी और उनसे सख्त सवाल पूछेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? आप पैसेंजर सेफ्टी के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? ये अकाउंटेबिलिटी का डर ही उन्हें ऑन द टोज रखता है। दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन में आप ये कहकर शुरू कर सकते हो कि DRSCs लेजिस्लेटिव ओवरसाइट के वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को एग्जाम्प्लीफाई करती हैं। बॉडी में आप अपने वैल्यूएशन को कुछ की थीम्स के अराउंड स्ट्रक्चर कर सकते हो। पहला, उनका रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि वो मिनिस्ट्रीज की पॉलिसीज, बजट्स और प्रोग्राम्स पर कंटिन्यूस विजिलेंस रखती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की डिटेल स्क्रूटनी। एग्जाम्पल के लिए आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की 190th रिपोर्ट 2025-26 का जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उनकी इफेक्टिवनेस इन मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर सकते हो। यहाँ आपको प्रूफ देना है। उनकी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स के बारे में बात करो। जैसे CBI पर एक 2025 की रिपोर्ट ने 724 वेकेंट पोस्ट हाईलाइट किए। कमेटी ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि उसे सॉल्व करने के लिए एक ऑटोनोमस रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क रेकमेंड किया। लेकिन क्वेश्चन हमसे इवैल्यूएट करने को कहता है, इसलिए हमें चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस भी डिस्कस करने होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, मैंडेटरी नहीं। गवर्नमेंट उन्हें इग्नोर कर सकती है। दूसरे चैलेंजेस में मेंबर्स के बीच टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी और कभी-कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। राइट। और फिर आप उनका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग डिस्कस कर सकते हो। चैलेंजेस के बावजूद वो एक प्रिवेंटिव रोल प्ले करती हैं, वो रिफॉर्म कैटलिस्ट का काम करती हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती हैं। कंक्लूजन के लिए आप कह सकते हो कि DRSCs इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स बनकर उभरी हैं। वे फॉरवर्ड है उनकी रिकमेंडेशंस को और ज्यादा बाइंडिंग बनाना और उन्हें बेहतर टेक्निकल सपोर्ट देना। बहुत ही वेल राउंडेड स्ट्रक्चर है। चलो अब क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन में फ्रेज कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज यूज हुआ है। इसे अपने आंसर में कैसे यूज करना चाहिए? आपको इस एग्जैक्ट फ्रेज को अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपने क्वेश्चन की कोर थीम को समझ लिया है और उसे सीधे एड्रेस कर रहे हो। गुड स्ट्रैटेजी। दूसरा, लेटेस्ट कमिटी रिपोर्ट्स के एग्जांपल्स देना क्यों जरूरी है? ये आपके आंसर को करंट, वेल रिसर्च्ड और डायनामिक बनाता है। ये दिखाता है कि आपका नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं है, बल्कि आप कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हो। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। तीसरी सवाल स्ट्रक्चर पर। कीवर्ड है इवैल्यूएट। ये कीवर्ड आंसर से क्या डिमांड करता है? इवैल्यूएट का मतलब है कि आपको एक बैलेंस्ड जजमेंट देना है। आप सिर्फ पॉजिटिव फंक्शंस लिस्ट नहीं कर सकते। आपको प्रोज, उनका रोल, कॉन्स, उनकी लिमिटेशंस के साथ तोलना होगा और फिर उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस पर एक कंक्लूडिंग वर्डिक्ट देना होगा। क्रिस्टल क्लियर। अब कंटेंट पर। चौथा सवाल, एडवाइजरी और मैंडेटरी रिकमेंडेशंस में मेन डिफरेंस क्या है? एडवाइजरी का मतलब है कि एक सजेशन या सलाह है। गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि वो इस पर विचार करे, लेकिन वो इसे मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। मैंडेटरी का मतलब होता है कि ये एक कंपलसरी ऑर्डर है जिसे गवर्नमेंट को फॉलो करना ही होगा। गुड डिस्टिंक्शन। पांचवा, कमिटी मेंबर्स में टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी की प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका है कमिटीज को प्रोफेशनल रिसर्चर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की एक डेडिकेटेड टीम प्रोवाइड करना, जैसे US कांग्रेस में होता है। इससे MPs और ज्यादा इन्फॉर्म्ड सवाल पूछ पाएंगे। और आखिरी कंटेंट क्वेश्चन, DRSCs डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज कैसे करती हैं? वो अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के बजट प्रपोजल्स को लाइन बाय लाइन चेक करती हैं। वो सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाती हैं और उनसे हर मेजर एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करने को कहती हैं। वो पूछती हैं इस स्कीम के लिए इतना पैसा क्यों चाहिए, पिछले साल खर्च किए गए पैसे का क्या आउटकम था। ये एक बहुत ही डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक फाइनेंशियल एग्जामिनेशन है। ऑसम एक्सप्लेनेशन। चलो एक क्विक प्रैक्टिस, मेरे साथ ये लाइन रिहर्स करो। DRSCs exercise continuous vigilance through regular examination of ministry specific policies. Practice it. मिनी रिकैप। सो DRSCs एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्ट्रिक्ट स्कूल प्रिंसिपल जैसी हैं। हमेशा उनके काम पर नजर रखती हैं और सवाल करती हैं, भले ही उनकी सारी सलाह हमेशा मानी ना जाए। ओके, चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 2018. Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss in this context the role of the Estimates Committee. Broad micro theme. The utility of parliamentary committees and the specific role of the Estimates Committee. चलो अब बात करते हैं Estimates Committee की। इस कमिटी का एक बड़ा कूल निकनेम है, द कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी।
और ये निकनेम ही इसका मेन काम बता देता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इकोनॉमी यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ढूंढना। बिल्कुल, ये कमिटी गवर्नमेंट के लिए एक स्मार्ट शॉपर जैसी है। जैसे फोन खरीदने से पहले आप 10 अलग वेबसाइट्स पर प्राइस कंपेयर करके बेस्ट डील ढूंढते हो, वैसे ही एस्टिमेट्स कमिटी गवर्नमेंट को बताती है कि वो अपना काम और एफिशिएंटली और कम लागत में कैसे कर सकती है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द बेस्ट वैल्यू फॉर पब्लिक मनी। व्हाट अ ब्रिलियंट एंड रिलेटेबल एनालॉजी। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन में पहले आपको व्हाई आर कमिटीज यूजफुल वाले पार्ट को एड्रेस करना होगा। आप कह सकते हो कि वो पार्लियामेंट की आंखें, कान और हाथ हैं। फिर आप एस्टिमेट्स कमेटी को इस यूटिलिटी का एक प्राइम एग्जाम्पल के रूप में इंट्रोड्यूस करो। बॉडी को फिर 2 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, जनरल पॉइंट्स। यहाँ आप ब्रीफली 3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। 1, वो डिटेल स्क्रूटनी और एक्सपर्टीज लाती हैं। 2, वो बाय पार्टीसन कोऑपरेशन को बढ़ावा देती हैं। और 3, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट के प्राइमरी टूल्स हैं। एग्जैक्टली। फिर आप क्वेश्चन के मेन पार्ट पर आते हो, रोल ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी, स्पेसिफिक पॉइंट्स। यहाँ आप इसके 4 की रोल्स डिस्कस कर सकते हो। 1, फाइनेंशियल ओवरसाइट, ये बजट एस्टिमेट्स को वोट होने से पहले एग्जामिन करती है ताकि एफिशिएंसी और इकोनॉमी के लिए ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट कर सके। 2, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में सुधार और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म सजेस्ट करती है। तीसरा रोल है पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना। ये रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल के लिए ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज प्रपोज कर सकती है। और चौथा, ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी है। ये साल भर काम करती है। और कंक्लूजन में आप हाईलाइट कर सकते हो कि कमिटीज, खासकर एस्टिमेट्स कमिटी की इफेक्टिवनेस बेटर गवर्नेंस में उनके योगदान में है। ग्रेट। चलो अब क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, स्ट्रक्चर पर। इस क्वेश्चन के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें कि दोनों एड्रेस हो जाए? आपको अपने आंसर का पहला 25-30% कमिटीज की जनरल यूटिलिटी को डेडिकेट करना चाहिए। फिर रोल ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी जैसी एक क्लियर हेडिंग देकर बाकी 70% आंसर में उसके स्पेसिफिक फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। इससे दोनों पार्ट्स अच्छे से कवर हो जाते हैं। स्मार्ट एलोकेशन। दूसरा, निकनेम कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी को आंसर में यूज करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ये एक बहुत इफेक्टिव कीवर्ड है जो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालता है। ये एक झटके में कमिटी का कोर फंक्शन समझा देता है। गॉट इट। तीसरा सवाल, इस आंसर को इफेक्टिवली कंक्लूड कैसे करें? एक अच्छा कंक्लूजन एस्टिमेट्स कमिटी के स्पेसिफिक रोल को कमिटीज की ओवरऑल इंपॉर्टेंस के ब्रॉडर थीम से जोड़ना चाहिए। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी और एफिशिएंसी इंश्योर करके एस्टिमेट्स कमिटी पार्लियामेंट्री कंट्रोल को और अच्छा मीनिंगफुल बनाती है। अब कंटेंट पर। चौथा सवाल, एस्टिमेट्स कमिटी और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएससी में मेन डिफरेंस क्या है? ये एक क्लासिक सवाल है। मेन डिफरेंस उनके काम के टाइमिंग का है। एस्टिमेट्स कमिटी खर्चा होने से पहले काम करती है, एट द एस्टिमेट स्टेज। ये एक प्रीएम्प्टिव चेक है। पीएससी खर्चा होने के बाद काम करती है। ये एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। एक वेस्टेज रोकने की कोशिश करती है, दूसरी हुई वेस्टेज की जांच करती है। प्री वर्सेस पोस्ट, एक्सीलेंट डिस्टिंक्शन। पांचवा, 1067 रिपोर्ट्स वाला डेटा पॉइंट आखिर क्या दिखाता है? ये कमेटी की प्रोडक्टिविटी और उसके कॉन्टिन्यूस नेचर को दिखाता है। ये प्रूव करता है कि ये एक बहुत एक्टिव बॉडी है, डोरमेंट या सिर्फ नाम की नहीं। और आखिरी सवाल, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करने का आखिर मतलब क्या है? एक एग्जांपल दो। इसका मतलब है कि कमेटी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर ही सवाल उठा सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़े महंगे ऑफिस बनाने की है तो कमेटी सस्ते बिल्डिंग्स रेंट पर लेने या वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट कर सकती है, अगर उससे सेम ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा हो। दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। चलो अब इस कमेटी के ऑसम निकनेम की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलो, द एस्टिमेट्स कमेटी, ऑल्सो नोन एज द कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एस्टिमेट्स कमेटी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्लानर है जो हमेशा काम करने के सस्ते, अच्छे और बेहतर तरीके ढूंढती रहती है। और अब दोस्त, वक्त है ग्रैंड फिनाले का। फाइनेंशियल कमिटीज का बिग बॉस, क्वेश्चन 2017, डिस्कस द रोल ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। ब्रॉड माइक्रो थीम, द रोल ऑफ द पीएससी इन इंश्योरिंग गवर्नमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी पीएसी की। 1921 में बनी ये कमेटी पार्लियामेंट की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वॉचडॉग है जब बात गवर्नमेंट स्पेंडिंग की आती है। बिल्कुल, पीएससी पार्लियामेंट की चीफ डिटेक्टिव एजेंसी की तरह है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट है जो पहले क्राइम सीन गवर्नमेंट के अकाउंट्स की जांच करके एक डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट बनाता है। फिर पीएससी इस रिपोर्ट को लेकर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंटरोगेशन करती है और किसी भी गलती के लिए उन्हें अकाउंटेबल ठहराती है। दैट इज सच अ पावरफुल इमेज। इस आंसर के इंट्रोडक्शन में आपको पीएससी को पार्लियामेंट का प्राइमरी वॉचडॉग फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और आप एक किलर डेटा पॉइंट से शुरू कर सकते हो। ऑन एवरेज पीएससी की 76% से ज्यादा रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन करती है। ये शुरू से ही टोन सेट कर देता है। बॉडी के लिए आपके पास 4 क्लियर सेक्शंस हो सकते हैं। पहला, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। मेंशन करो कि इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एक क्रूशियल पॉइंट यह है कि कन्वेंशन के हिसाब से इसका चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का एक सीनियर मेंबर होता है ताकि इम्पार्शियल स्क्रूटनी हो सके। और इसके काम में इसका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड सीएजी सपोर्ट करता है। दूसरा, इसके फंक्शंस एंड पावर्स, जिसमें प्राइमरीली सीएजी की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना शामिल है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका रोल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी,
ये कैसे करती है? ये एक डिटरेंट का काम करती है। ये जानकारी कि पीएससी हर खर्च को अच्छे से चेक करेगी, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को रोकती है। 2, ये ट्रांसपेरेंसी लाती है। और 3, ये सीएजी की रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन शो करवाती है। और क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने को कहता है, एक अच्छा आंसर चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस पर एक चौथा सेक्शन भी इंक्लूड करेगा। क्या है वो? पीएससी के पास अपनी रिकमेंडेशंस को इन्फोर्स करने की एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। इसका नेचर पोस्टमार्टम है और काम का वॉल्यूम अब बहुत बढ़ गया है। और कंक्लूजन के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है वे फॉरवर्ड देना। आप इसकी पावर्स को मजबूत करने, इसे और टेक्निकल सपोर्ट देने और टेक्नोलॉजी का यूज करने जैसे रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हो। आप इसके 76% सक्सेस रेट पर फिर से जोर देकर कंक्लूड कर सकते हो कि चैलेंजेस के बावजूद पीएससी अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने के सबसे इफेक्टिव टूल्स में से एक है। फैंटास्टिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। चलो अब आखिरी क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। पहला स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, आंसर को 76% सक्सेस रेट के डेटा से शुरू करना इतना इंपैक्टफुल क्यों है? ये एग्जामिनर का ध्यान फौरन खींच लेता है और कमिटी की इफेक्टिवनेस को पहले सेंटेंस से ही एस्टैब्लिश कर देता है। ये आसान सा और पेपर टाइगर होने की आलोचना को शुरू में ही काउंटर कर देता है। ग्रेट टैक्टिक। दूसरा, आपके आंसर में कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड है। ये एक सिंपल समरी से बेहतर क्यों है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग दिखाता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना काफी नहीं है, एक टॉप क्वालिटी आंसर सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक क्रिटिक नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। एक्सीलेंट पॉइंट। तीसरा सवाल, एक ऑपोजिशन मेंबर का चेयरमैन होने की कन्वेंशन का जिक्र करना क्यों जरूरी है? और निडर स्क्रूटिनी शो करता है रूलिंग पार्टी का चेयरमैन अपनी ही गवर्नमेंट के खर्चों को उतनी सख्ती से एग्जामिन शायद नहीं कर पाएगा। अब कंटेंट। चौथा सवाल, पीएसी का पोस्टमार्टम नेचर उसकी इफेक्टिवनेस के लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि पीएससी चोर को चोरी होने के बाद ही पकड़ सकती है, वो नुकसान को होने से रोक नहीं सकती। ये एक फंडामेंटल लिमिटेशन है। हाँ, ये बाद में अकाउंटेबिलिटी श्योर करती है, लेकिन पब्लिक मनी की बर्बादी को होते हुए नहीं रोक सकती। बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन। पांचवा, सीएजी को पीएसी का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि सीएजी की एक्सपर्ट ऑडिट रिपोर्ट्स के बिना पीएससी अदिशाहीन हो जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट्स वो मैप्स हैं जो पीएससी को गाइड करती हैं कि फाइनेंशियल गड़बड़ियों को ढूंढने के लिए कहां खोदना है। सीएजी वो टेक्निकल एक्सपर्टीज और एविडेंस प्रोवाइड करता है। और आज का आखिरी सवाल, पीएससी आखिर में अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल कैसे इंश्योर करती है? ये एक अकाउंटेबिलिटी की चेन बनाती है। पीएससी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाती है, पार्लियामेंट बदले में उन लोगों के प्रति अकाउंटेबल है जो उन्हें चुनते हैं। तो ये इंश्योर करके कि गवर्नमेंट लोगों के टैक्स के पैसे का हिसाब दे, पीएससी आखिर में आम नागरिकों की तरफ से पब्लिक पर्स की रक्षा का काम करती है। व्हाट अ फैंटास्टिक सेशन। चलो अब इसका पूरा नाम और एस्टैब्लिशमेंट का साल प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टैब्लिश्ड इन 1921। एक बार और, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पैक पार्लियामेंट की अल्टीमेट फाइनेंशियल डिटेक्टिव है जो सीएजी की मदद से गवर्नमेंट के खर्चों का पोस्टमार्टम करके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। वाओ, तो आज हमने इंडियन पार्लियामेंट के इंजन रूम में अच्छे से झांक कर देखा। क्या जर्नी थी। चलो एक फाइनल सुपर क्विक रिकैप करते हैं। हमने समझा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स स्टेट्स में एक सेकंड थॉट चेंबर का काम करती हैं। हमने राज्यसभा की स्टेपनी टायर से एक पावरफुल फेडरल वॉइस बनने की जर्नी देखी। हमने जॉइंट सेशंस के बारे में जाना जो डेडलॉक तोड़ने का एक रेयर बट इंपॉर्टेंट टूल है। और फिर हमने पार्लियामेंट की सुपर टीम्स, कमिटीज को एक्सप्लोर किया। फाइनेंशियल कमिटीज गवर्नमेंट के पर्स को कंट्रोल करती हैं, डीआरएससीज मिनिस्ट्रीज पर नजर रखती हैं, एस्टिमेट्स कमेटी सस्ते सॉल्यूशंस बताती है और पीएससी खर्च होने के बाद पूरा हिसाब मांगती है। और जाते जाते आपके लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। अभी इन पावरफुल कमिटीज की रिकमेंडेशंस ज्यादातर एडवाइजरी होती हैं। सोचो अगर कल इन्हें बाइंडिंग यानी कंपल्सरी बना दिया जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी पर इसका क्या असर होगा? क्या इसे एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी या अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाएगी? इस पर सोचना जरूर। व्हाट एन एब्सोल्युटली पावर पैक्ड सेशन। अगर इस चर्चा में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, एंड आई नो यू डिड, तो उस लाइक बटन को स्मैश करना मत भूलना। ऐसे ही और इन डेप्थ डिस्कशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो सिविल सर्विसेज या पॉलिटी में इंटरेस्टेड है। हम जल्दी वापस आएंगे एक नए सेट ऑफ सोर्सेज के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग दोस्त।